हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कर सकाई कॉलेज टीएन सो सबके आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द बैक वेंचर्स। ओके, सो हमने अभी तक BHS 132 की बुक सीरीज जो हमने स्टार्ट की है उसके अभी तक हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और आज है चैप्टर नंबर 7। हम पढ़ेंगे इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ पोस्ट गुप्ताज। ठीक है, सो अभी तक हमने इससे पहले वाले चैप्टर के भी पढ़ लिए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, सो जो डायनेस्टीज़ हैं या फिर उनका ओरिजिन है, सो हमने वो बेसिक वो पढ़ लिया है। सो ये वाला चैप्टर ये कहीं ना कहीं पीछे वाले से ही ओरिजिनेट है, अगर पीछे वाले से ही इसका लिंक है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिए, तभी जाके आपको शायद ये समझ आएगा। ओके, सो विदाउट टाइम वेस्टिंग आज के टाइम पे हम पढ़ेंगे कि पोस्ट गुप्ता मतलब गुप्ता के टाइम पीरियड के बाद किस तरह से इकोनॉमी आई, किस तरह से उसकी सोसाइटी चली। ठीक है, कौन कौन से रूलर है, कौन कौन सी डायनेस्टी आई, क्या क्या उसकी एडवांटेजेस थी, क्या क्या डिसएडवांटेजेस थी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक इकोनॉमी। सो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था। ओके, Economy in post-Gupta period witnessed changes in its character. How does one explain the changes in economy? According to the assessment of some historians, the crucial element in the chain of development was the system of land grants. हमको ये इसमें ये बता रहे हैं कि टाइम पीरियड के बाद जो कि उनकी इकोनॉमिक सिस्टम अर्थव्यवस्था में चेंज आई, हमको एक कैरेक्टरिकल चेंज देखने को मिलता है, जिसमें हमको देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा लेवल पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा क्रूशियल लेवल पे चली गई है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट लेवल पे चली गई है, वो कौन सी है? लैंड ग्रांट सिस्टम। लैंड ग्रांट सिस्टम मैंने आपको पहले भी बता दिया क्या होता है। लैंड ग्रांट सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जब कोई एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी या फिर कोई किंग या फिर कोई एक हाई डिवोटी अपनी डिवोशन से, अपने इमोशन से कोई लैंड किसी भी रिलीजियस प्लेस या फिर किसी भी ब्राह्मण को लैंड ग्रांट अपनी जो मतलब दान में दे देता है तो उसको लैंड ग्रांट बोलते हैं अपने डिवोशन से। ठीक है, विदाउट एनी फोर्सफुल। ओके, उसको लैंड ग्रांट सिस्टम बोलते हैं। सो क्योंकि उसके अपने डिवोशन होता है या फिर माना जाता है कि अपने कहीं ना कहीं इविल्स को खत्म करने के लिए। ठीक है, सो बड़े बड़े राजा उस टाइम के लैंड ग्रांट्स देते थे ब्राह्मण्स को। ठीक है, या फिर मंदिर वगैरह बनाने के लिए। सो यहाँ पर बता रहा है कि पोस्ट गुप्ता टाइम के पीरियड के बाद जो लैंड ग्रांट सिस्टम है वो प्रोमिनेंट लेवल पर चला गया हुआ है। ठीक है, Land grant grew in number of Gupta and especially post-Gupta time and became widespread throughout the country. ठीक है, गुप्ता टाइम पीरियड और हमको देखने को मिलता है कि जो गुप्ता कहीं ना कहीं सेंट्रल और नॉर्थ लेवल पे यहाँ पर तो देखने को मिलता है, बट हमको देखते हैं कि ओवरऑल कंट्री में सब कॉन्टिनेंट में कहीं ना कहीं ये बड़ी अच्छी तरह से फैल गया हुआ है। ठीक है, लैंड ग्रांट्स वर मेड टू ब्राह्मण्स एंड रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट लाइक टेम्पल मोनेस्ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल बाय किंग चीफ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिलीज एंड दियर फेडेटरीज। ठीक है, सो जो लैंड ग्रांट सिस्टम है कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट लेवल पे चला गया, बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पे चला गया हुआ है। और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ वहाँ पर जो ब्राह्मण हैं उन्हीं को दिया जाएगा, या फिर सिर्फ ये नहीं कि उस पर मंदिर ही बनाए जाएंगे, उसके अलावा मोनेस्ट्रीज भी बनाई जाती हैं। ठीक है, और भी जो रिलीजन थे उस टाइम वो सारे रिलीजन को फॉलो करते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग अपने अपने उसको देते हैं। ठीक है, ना केवल सिर्फ राजा। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई भी इंसान लैंड ग्रांट सिस्टम देता है अपनी इच्छा से। सो केवल ना राजा बल्कि उनके सेनापति या फिर जो राजा के टाइम पर रॉयल फैमिलीज होते थे, कहीं ना कहीं राजा के रिलेटिव्स या फिर जो उनके लोकल लेवल पे सामंत होते थे। ठीक है, फिडेटरीज होते थे उनके, वो भी लैंड ग्रांट सिस्टम मतलब वो भी लैंड देते थे। फ्रॉम द 5th century ऑनवर्ड नॉट ओनली वर द रेवेन्यूज ऑफ डोनेटेड लैंड ट्रांसफर टू द डोनेज बट द माइंस एंड मिनरल्स इन द सेड एरिया वर आल्सो ट्रांसफर्ड। सो क्या हो रहा है कि 5th सेंचुरी के बाद ना केवल जो लैंड ग्रांट सिस्टम है, ठीक है, वही दिया जा रहा है। लैंड ग्रांट मतलब ये हो रहा है कि 5th सेंचुरी के बाद ये बताएंगे अगर मान लो एक पर्टिकुलर लैंड है, ठीक है, किसी राजा ने इसको किसी को दे दिया हुआ, ना केवल इस लैंड का जो है जो ना केवल सिर्फ ये जो लैंड है ये उसकी, बट उसके अलावा यहाँ और भी उनको अधिकार दिए गए। जैसे कि बात करते हैं मिनरल्स की या फिर खनिजों की। ठीक है, सो उनकी जो कहीं ना कहीं वसूली है, उनकी जो रेवेन्यू लैंड सिस्टम है वो भी उन्हीं को दिया गया। ठीक है, जैसे ब्राह्मण्स को, फिर वहीं से ब्राह्मण्स उनको भी कंट्रोल करने लगे, कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स जो है वो रेवेन्यू को भी होल्ड करने लगे। ठीक है, क्योंकि ये जो मैक्सिमम देखते हैं लैंड ग्रांट, मैक्सिमम जो लैंड है वो ग्रांट कर दिया। ठीक है, मैक्सिमम जो ज़मीन है वो दान दे दी हुई है। सो कहीं ना कहीं उन ज़मीनों का जो रेवेन्यू है वो भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स को जाता है, और जो उसके अलावा और जो सोर्सेज हैं, जो मिनरल सोर्सेज हैं वो भी ब्राह्मण्स को ही दे दिए गए हैं। सो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ब्राह्मण्स पे ही है और कहीं ना कहीं वही कलेक्ट करते हैं। The donated land, village or villages were exempted from the interference of soldier and royal officials. Finally, king and princes made over to the Brahman donees even the right to punish all offences against family property person with the privilege of enjoy and fines and thus receive. So यहाँ पर ये बता रहा है कि जो लैंड है ना वो जो ब्राह्मण्स को लैंड दे दी है वो अब उस पर कोई भी सैनिक या फिर किसी भी राजशाही का अधिकार नहीं है, उस पर कोई भी मतलब इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सोल्जर लैंड कर लो, अगर कोई लैंड यहाँ पर कोई ब्राह्मण अगर टेम्पल बनाना चाहता है या घर बनाना चाहता है या फिर किसी भी अपने लोकल लेवल पर एक विलेजर को देना चाहता है, हालांकि ये जो लैंड है ये किसने दी है, ये उसको किसने डोनेट की है? राजा ने। सो वो राजा ये नहीं बोल सकता उसको कि तू इसमें आप इसको लैंड को इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते हो, आप इसको नहीं दे सकते हो या फिर ये नहीं बना सकते हो। वो लैंड जो एक बार उसके ब्राह्मण के हाथ में चली गई है तो वो उसका किसी तरह से भी यूज़ कर सकता है, उसमें सोल्जियर या फिर जो रॉयल फैमिली है उसका कोई भी रोल नहीं है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। और हमको ये भी देखने को मिलता है कि जो उसके टाइम के बाद जो फाइनली जो किंग्स हैं या फिर उनके जो आगे वाले राजकुमार हैं उन्होंने भी आगे जो जैसे हमको देखते हैं कि जो राजकुमार कहीं ना कहीं गवर्नर होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेट का, तो वो भी इंटरफेयर नहीं करता। और जो लोकल व्यक्तिगत लेवल पे, ठीक है, सो जो उनके जो लोगों के इविल्स होते हैं, इविल्स मतलब जो उनके
पाप होते हैं उनका दंड भी उनको जो ब्राह्मण्स को ही हाथ में दिया गया कि वही उन्हीं को पनिशमेंट के लिए अधिकार दिया गया कि आप ही पनिशमेंट दोगे और उनको कहीं ना कहीं उनकी जो प्रॉपर्टी लेवल है या फिर वो भी वो खुद ही हैंडल करेंगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण का डोमिनियंस आ गया हुआ है लैंड कास्ट सिस्टम की वजह से, रिलीजियस की वजह से। ठीक है, सो इकोनॉमी का एक था ओवरव्यू उसका जो अच्छा, उसके बाद फर्स्ट पार्ट कौन सा है, आपने इकोनॉमी का फर्स्ट पार्ट लेना है। ठीक है, सो ये मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको प्लीज़ वैसे ही हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हम देखते हैं कि पोस्ट इकोनॉमी के बाद हम देखते हैं कि अगर टीएमए की बात करो तो ट्विटर मार्क असाइनमेंट में उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है पोस्ट इकोनॉमी गुप्ता पीरियड के बारे में। सो आई होप कि आप इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं बुक टू बुक लाइन टू लाइन लेके चल रहा हूँ, इसलिए आपके मन कर रहा हूँ। आई होप कि आप कहीं ना कहीं इधर से कुछ ना कुछ सीखेंगे। ओके, सो हमारा फर्स्ट पार्ट है डिक्लाइन ऑफ ट्रेड। इकोनॉमी में पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद इकोनॉमी आती है, उसमें किस तरह से डिक्लाइन होता है ट्रेड में। द अटैचमेंट ऑफ पीजेंट आर्टिशन एंड मर्चेंट्स टू देयर रिस्पेक्टिव सेटलमेंट एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ देयर मूवमेंट क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर विच एमर्ज एंड क्लोज ऑफ इकोनॉमी विद द नेचुरल रिजल्ट। ठीक है, सो पिछले वाले स्लाइड में कहीं ना कहीं जगह नहीं बची, तो ये वाला पोर्शन भी जब आप डिक्लाइन ऑफ जब आप क्वेश्चन है कि राइट ए नोट ऑन पोस्ट गुप्ता इकोनॉमी, तो जब आप इकोनॉमी वाला फर्स्ट पोर्शन लिखते हो उसमें जो इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन तो जो पिछले वाले स्लाइड में। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो पैराग्राफ है ना, तो ये इसके आगे स्टार्ट होगा, इसके आगे। ठीक है, सो इसमें यह बताया हुआ कि किस तरह से जो कहीं ना कहीं जो पीजेंट्स थे या जो मर्चेंट थे वो लोकल लेवल के या जो और भी कारीगर थे उनको कहीं ना कहीं अपने लैंड से अटैचमेंट थी, आपने उससे उस सब कुछ होने के बाद या फिर कहीं ना कहीं उनको जो मूवमेंट्स नहीं चलाने दिए, जो उनके 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 खिलाफ इतने काम हो रहे थे, कहीं ना कहीं उन पर इतने जुर्म बोल सकते हैं आप, इतने हो रहे थे। सो वो उनके खिलाफ ना बोल सकते थे, ना आवाज़ उठाते थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये एक कारण बन गया कि उनके अपराइज के लिए। सो ये भी एक रीज़न बन गया कि कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी डिक्लाइन होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोकल लेवल फोर्थ लेवल जैसे हम बात करते हैं फोर्थ लेवल, अगर लोकल लेवल जो पीजेंट है या फिर जो आर्टिशन है या फिर जो मर्चेंट है आप उसी को डोमिनेट करोगे, सो अगर वही आपके खिलाफ हो गए तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सो उसके टाइम पे उसी टाइम यही हुआ था। ठीक है, commercial decline set in during the Gupta period and it became more pronounced by the middle of 6th century. See, the inflow of Roman coin into India stopped after early centuries of Common Era. The emergence of Arab and Persians as competitors in trade did not augur well for Indian merchants. Silk and spices were important item in इंडो बाइजेंटाइन ट्रेड। हमको देखने को मिलता है कि पोस्ट गुप्ता के बाद जो टाइम पीरियड के बाद कुछ जो इकोनॉमिक सिस्टम है कहीं ना कहीं डिक्लाइन तो हो ही रहा है, लेकिन हम बात करें अगर 6th सेंचुरी से ये कि तो वो कहीं ना कहीं अपने प्रोमिनेंट लेवल पे चला गया हुआ है, मतलब ओवरऑल डिक्लाइन हो ही गया सब कुछ। हम बात करते हैं अगर रोमन इन्फ्लो की, तो अगर आप बात करें इंडिया की, ठीक है, सो इंडिया अफ्रीका, ठीक है, सो कहीं ना कहीं इंडिया का जो ट्रेड सिस्टम था वो यूरोप के साथ भी था, अगर बात करें या फिर चाइना से सिल्क रूट से तो जाएंगे तो रोमन एम्पायर के साथ कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रेड सिस्टम था। लेकिन हम बात करें अगर 6th सेंचुरी के तो उसके वो भी कहीं ना कहीं टूट चुका था, जो रोमन के से हमारे यहाँ क्या कहते हैं करेंसी आती, सो जो वो करेंसी भी आना रुक गई थी। ठीक है, और हम बात करें अगर यहाँ पर ट्रेड सिस्टम के तो मिडिल टाइम आ चुका है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं अरब्स हैं वो भी अरेबियन सी से बात करें या फिर यहाँ से इंडिया में आ रहे हैं अपने अरब को आपने उसको सपोर्ट करने के लिए। और ठीक है, यहाँ पर बात करें अगर पर्शियंस की तो पर्शियन भी आए हुए हैं। सो बहुत ज़्यादा क्योंकि इंडिया यहाँ पर जो है इकोनॉमिक ट्रेड से, ठीक है, सो इस टाइम कहीं ना कहीं उसके पोस्ट गुप्ता के पहले का, अगर गुप्ता की बात करें तो गुप्ता के सबके साथ जो कहीं ना कहीं ट्रेड सिस्टम अच्छा था। ठीक है, सो जो अलग अलग जगह से यहाँ पर ट्रेडर्स आ रहे हैं वो कर रहे हैं। सो इतना ट्रेडर्स आके जैसे अगर हम बात करें तो बाद लेटर के तो जब ब्रिटिश इंडिया आते हैं तो सब पुर्तगीज आते हैं, फ्रेंच आते हैं, ब्रिटेन आते हैं, सो कहीं ना कहीं उनकी लड़ाई होती है एक प्रॉपर्टी को लेकर या एक मोनोपोली को लेकर। तो यहाँ पर भी लड़ाई होने लगी, उसका भी एक इफेक्ट होना पड़ा, क्योंकि इफेक्ट पड़ेगा कि हर एक ट्रेडर अलग अलग जगह का साजिश रचेगा कि ये मेरे अंडर ये मेरे अंडर ओबियसली। ओके, सो हमको यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि अलग अलग अरब और पर्शियंस जैसे आए और कंप्यूटर का और बढ़ गया। ठीक है, बात करें अगर इंडो ब्रेजेंटाइन ट्रेड की, तो जो क्या कहते हैं सिल्क और जो स्पाइसेस है, आपको पता है कि जो इंडिया है उस स्पाइसेस के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, सो साउथ में जैसे तमिलनाडु केरला यहाँ पर और हमको देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं। ठीक है, सो अच्छा ट्रेड सिस्टम था और सिल्क भी आपको पता है कि एक इंडिया का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का सोर्स है। ठीक है, सो सिल्क और स्पाइसेस थे जो ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्सेज थे ट्रेड के। तो बात करें इंडो ब्रेजेंटाइन ट्रेड की, तो ये उसमें यही ट्रेड होता था। ठीक है, इंडिया और ब्रेजेंटाइन के बीच इंडिया और सिल्क और स्पाइसेस का ट्रेड होता था, मसालों का ट्रेड होता था। The Byzantium, however, learnt the art of growing silkworms in the middle of 6th century CE. Consequently, the silk trade was badly affected. Whatever little remained in the constant with the Central Asia and Western Asia were occupied by the Hunas invasion. Okay, so हमको ये देखने को मिलता है कि 6th सेंचुरी के पास जो है बाइजेंटियम ने अपना ट्रेड सिस्टम खुद बना लिया। अच्छा, लेट कर लो अब इंडिया की बात करते हैं अगर हम, तो लेट कर लो। ठीक है, सो अगर जैसे ये इंडिया है, ओके, सो अगर लेट कर लो इंडिया अगर किसी और देश से कोई भी चीज़ सीखता है, अगर हम बात करें चलो लेट कर लेते हैं नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। ठीक है, अगर नॉर्थ अमेरिका ये आया, ठीक है, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, आई होप कि आप ज़्यादा माइंड नहीं करोगे मेरे मैप को, नॉर्मली रफ है। ओके, सो अगर
ठीक है। सो एग्जाम्पल के लिए बनाया मैंने ये। लेट कर लो अगर इंडिया है, इंडिया ठीक है, अगर वो नॉर्थ अमेरिका से कुछ लेता है, कुछ खरीदता है, सो उसको अगर लेट कर लेते हैं रूट सिस्टम, तो अगर समुद्री रास्ते से कुछ खरीदता है तो उसको यहाँ से जाना पड़ेगा केप ऑफ गुड होप से, और यहाँ से लेकर मतलब यहाँ से जाकर मतलब, और बीच में रास्ते में उसको शायद कहीं ना कहीं टैक्स भी देना पड़ेगा किसी और कंट्री में, जब हम बात करें जब उसका जो मिलेगा। सो इंडिया क्या करेगा, अगर कोई चीज़ उसको उसको जो यहाँ से इतना सारा सिस्टम लाने में, क्योंकि ट्रेडर जाएगा, एक मर्चेंट जाएगा यहाँ से यहाँ पर जाएगा, फिर वहाँ से वापस आएगा, उसी सिस्टम से इतने रूट से वापस आएगा, ठीक है। सो उस मर्चेंट को भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक वो झेलना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, ओके, क्योंकि उस चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना रूट भी तो कवर करना पड़ रहा है, ठीक है। सो इंडिया क्या कोशिश करेगा, इंडिया कोशिश करेगा कि उस प्रोडक्ट को अपने इंडिया के अंदर ही बनाया जाए, ताकि जो है इकोनॉमिक सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो, इकोनॉमी में लॉस कम हो। अगर एक चीज़ आपकी आ रही है 10,000 की, ठीक है, इतने सिस्टम में अगर आप बात कर रहे हो 6,000 का प्रोडक्ट है, और 2,000 रुपये का एक 6,000 और 2,000 रुपये 2,000 रुपये जो है यहाँ से यहाँ तक लग रहे हैं, और 2,000 रुपीज़ अगर यहाँ से वापस आने तक लग रहे हैं शिप में, अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो 1,000 रुपीज़ लग जाता है, लेट कर लो उसका, ठीक है। तो अगर वही प्रोडक्ट अगर इंडिया अपने अंदर बनाएगा, इंडिया अगर इस कंट्री के इकोनॉमी से सीख जाएगा और अपने इंडिया के अंदर खुद बनाएगा, सो वो कितना हो जाएगा, वो उसको तो उसको वही प्रोडक्ट उसको 6,000 में बन जाएगा, ठीक है, सॉरी 600 में बन जाएगा, और इंडिया को किसका प्रॉफिट हुआ, 400 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सो यही हुआ। उस टाइम भी क्या हुआ, बिजेंटियम ने जो सिल्क, जैसे इंडिया सिल्क और स्पाइस के लिए ज़्यादा जाता था, तो इंडिया ने अपना जो सिल्क ट्रेड है, जो सिल्क का कारोबार है, वो जो सिल्क का आर्ट है वो खुद सीख लिया, और कहीं ना कहीं इससे डीपली इफेक्ट पड़ा इंडिया को। क्यों इफेक्ट पड़ा, क्योंकि जो कहीं ना कहीं अगर जो लोग सिल्क या इस व्यापार से जुड़े हुए थे, या जो वर्कर्स इस व्यापार से जुड़े हुए थे, जो इसकी डिमांड आती थी, ठीक है, बिजेंटियम से अगर सिल्क की डिमांड आ रही है, सो अगर उसने खुद अपना बनाना सीख लिया, वो इंडिया से नहीं लेगा, सो इंडिया के वाले इतने जो सारे वर्कर हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, वो उनका जो वो वाला सोर्स ऑफ इनकम है वो खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पर देखने को, और इकोनॉमी अगर वर्कर का सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया, वो टैक्स नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे तो इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, ओके। सो यहाँ से हमको पता लगता है कि ये भी एक रीज़न था इकोनॉमी डाउन होने का। और बात करें ओवरऑल, तो अगर ऐसे अगर कोई बोले कि जो इंडिया था वो काफ़ी रिच था, ठीक है, उसका सबके साथ अच्छा रिलेशन, ठीक है, सब ऐसी बात नहीं है कि अगर बिजेंटियन ने हमारे साथ ट्रेड रोक दिया हुआ तो मतलब हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमारे पास ही नहीं। अच्छा, इंडिया का उससे पहले भी ऐसी बात नहीं, रूट सिस्टम था, लेकिन अगर लेट कर लें इंडिया की, तो ये जैसे अगर हम मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं अगर ये इंडिया है, ओके। सो अगर इंडिया का ट्रेड जो अब 6th सेंचुरी तक, हमने ये मानना कि 6th सेंचुरी तक खत्म हो गया हुआ, अब क्या कर रहा है इंडिया, अब सोर्स ऑफ इनकम उसका कैसा है, कहीं ना कहीं उसका जो थोड़ा बहुत इलाका है, जो उसका थोड़ा सा होता है, वो किसके साथ बचा हुआ है, सेंट्रल सॉरी साउथ के साथ बचा हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर हमको ओशिनिया देखने को मिलता है। मैं आपको बहुत जल्द मैं आपकी सीरीज स्टार्ट करूँगा। अभी हम जब हम मैप पढ़ते हैं और वाली बाहर के बारे में बात पढ़ते हैं, आई सिर्फ ऐसे नॉर्मली होप करूँगा कि आपको मैप सिस्टम आता होगा, या कहीं ना कहीं आपको कंट्री लोकेट कर लोगे, लेकिन अगर नहीं आता कोई बात नहीं है, मेरे नेक्स्ट सीरीज में आपको मैप सिखा दूँगा, और 100% गारंटी है कि जब भी आप किसी भी कंट्री का नाम सुनोगे तो आप उसको सिर्फ 10 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर लोकेट कर पाओगे कि कौन सी कोई भी कंट्री किसी कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो उसकी बात नहीं है। सो अभी हम नॉर्मल लेके चलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर साउथ में, इंडिया के साउथ में हमको देखने को मिलता है ओशिनिया कॉन्टिनेंट है, ओके। सो कहीं ना कहीं उसका ट्रेड उसके साथ भी है, लिटिल बिट अरेबिया के साथ भी यहाँ चल रहा है। वो अलग बात है कि अरेबिया के ट्रेड यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उसका चाइना के साथ यहाँ पर देखने को मिलता है, ओके, लिटिल बिट। तो ये है बात, इसका थोड़ा कहीं ना कहीं ट्रेड चल रहा है, लेकिन ये ट्रेड जो है ये भी डिक्लाइन हो जाता है। इस पर भी जैसे हम बात करते हैं गरीबी में आटा गीला, सो यहाँ पर हुनास का इन्वेजन हो जाता है। हम देखते हैं कि नॉर्थ में कहीं ना कहीं हुनास इन्वेजन कर देते हैं। सो कहीं ना कहीं उनकी जो इकोनॉमी है, जो उनका ध्यान है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो अटैक पे लग जाता है, क्योंकि अगर कोई इंसान किसी पे अटैक कर रहा है तो उसकी इकोनॉमी भी डाउन हो गया। बात करें हम जापान की, तो जब उस पर हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए जाते हैं तो उसकी इकोनॉमी कितनी डाउन हो जाती है, मतलब ओवरऑल कॉन्टिनेंट तहस नहस हो जाता है, खत्म हो जाता है पूरा सा। तो सोचो पहले वो किस तरह से डोमिनेट कर रहा था, किस तरह से राइज कर रहा था जापान, लेकिन एक दो बम ने उनकी पूरी धज्जियां उड़ा दी हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा पीछे चला गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा पीछे चला गया, सो जिसपे उनकी इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ा। वैसे जब बात करें हम हुनास की, तो जब उन्होंने इन्वेट किया इंडिया में, ठीक है, तो जब उन्होंने इन्वेट किया तो जो इकोनॉमिक थी वो सारी कहीं ना कहीं डाउन हो चुकी थी, और जो उनका कॉन्सेंट्रेशन था वो, और जो उनका फोकस था वो कहीं ना कहीं वार पे था, और जो उनकी इकोनॉमी लेवल पर डाउन हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमी तहस नहस हो गई थी, ओके। सो ये भी रीजन बनता है एक पोस्ट गुप्ता की इकोनॉमी के डाउनफॉल के बारे में। आई होप कि मैंने आपको इतने बहुत अच्छे से समझा दिया कि क्या क्या रीजन था उसके डाउनफॉल के। ओके, एक बार हम वापस रिवाइज करते हैं, ठीक है। सो आप इसमें खुद से भी जरूरी नहीं ऐसा है कि बुक का लिखो, खुद से पॉइंट डाल सकते हो। जैसे सबसे पहले अगर हम डालें कि रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ इकोनॉमी आफ्टर पोस्ट गुप्ता पीरियड, सो सबसे पहले अगर आप बात करें वीक सक्सेसर या फिर डिसयूनिटी, हम बात करें ओवरऑल जो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आया था कि डिसयूनिटी है, कि यूनिटी नहीं है, ठीक है। डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला लग जाता है कि कहीं ना कहीं बाहर से आके दो उसको लड़ा देते हैं। सो दो लड़ रहे तो तीसरे का फायदा हो गया ऑब्वियसली। सो आप लिख सकते हो डिसयूनिटी। सेकंड 6th सेंचुरी तक तो खत्म ही था, कहीं ना कहीं नॉर्मली हो गया था। लेकिन हम बात करें अगर 6th सेंचुरी की, तो 6th सेंचुरी में भी 6th सेंचुरी से उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था। क्यों खत्म हो रहा था,
क्योंकि कहीं ना कहीं पहले उनका रोमन के साथ अच्छा व्यापार था, लेकिन हम बात करते हैं उसके बाद रोमन्स ने अपने कॉइन्स देना या रोमन्स की करेंसी इंडिया में आना स्टार्ट हो गई। तो ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया बेजेंटियम ट्रेड की। तो इंडिया बेजेंटियम ट्रेड की तो सिल्क और स्पाइसेस जो थे वो इंपॉर्टेंट सोर्सेज थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट सोर्सेज थे उनके ट्रेड के बीच में। लेकिन हम बात करें अगर बात तो बेजेंटियम ने 6th सेंचुरी में सिल्क और स्पाइसेस हैं जो सिल्क है सॉरी वो खुद बनाना सीख लिया, उसका करना था, उसका भी इफेक्ट पड़ा इंडिया पे, ठीक है। और उसके बाद और क्या रीज़न है, और ये रीज़न था कि इंडिया का कहीं ना कहीं सेंट्रल साउथ के साथ भी बड़ा अच्छा व्यापार था। लेकिन बात करें अगर हुना इन्वेजन की, तो हुना ने इन्वेजन किया और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट भी पड़ता है पोस्ट गुप्ता इकोनॉमी में, उसका रीजन के डाउनफॉल के रीजन में। ओके, आई होप कि बहुत अच्छे से समझ आया होगा आपको ये। It is said that coastal town of India carried on some trade with countries of Southeast Asia and China. However, the interaction does not appear to have been an intense kind. ठीक है, तो ये माना जाता है कि जो कहीं ना कहीं इंडिया का जो ट्रेड था वो कहीं ना कहीं चाइना के साथ भी था, लेकिन अभी तक इसको कितना इतना अच्छे तरीके से नहीं जांचा गया या फिर इतना इसका इतना अच्छे से प्रूफ नहीं है। ओके, डिक्लाइन ऑफ ट्रेड वाज जस्ट नॉट लिमिटेड फॉर फॉरेन ट्रेड। लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनल ट्रेड टू सफर्ड ओनिंग द वीकिंग लिंक बिटवीन कोस्टल टाउन्स एंड इंटीरियर टाउन्स एंड फर्दर टाउन्स एंड विलेजेस। ओके, सो सिर्फ ये नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारा जो साउथ के साथ जो ट्रेड है वो डिक्लाइन हो गया या फिर हमारे जो बाहर की कंट्रीज है उनके साथ डिक्लाइन हो गया, इंटरनली भी वीक है, ठीक है। अगर आप एक कोई भी इंसान अगर खुद इंटरनली वीक हो तो उसको किसी बाहर को नहीं रहता। तो अगर कोई कंट्री इंटरनली वीक है, उसके अंदर खुद फूड है या फिर कोई भी रीजन है, सो वो बाहर उसकी बड़ी मुश्किल है उसकी इकोनॉमी के ग्रोथ करने के। ओके, अब हम बात कर रहे हैं अगर इंडिया की, तो या फिर किसी भी अगर इंडिया की, तो ठीक है। तो पर्टिकुलर प्लेस की बात करें तो ये है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर अगर लेट कर ले, यहाँ पर जो सी पोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर सामान आ रहा है। ओके, अब हमने पहुँचाना यहाँ पर, तो कब सबसे पहले यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो कहीं अब यहाँ से यहाँ तक लॉन्ग डिस्टेंस है, अब यहाँ से यहाँ तक तो समुद्री रास्ता नहीं है या फिर नदी नहीं है, कोई और भी तरीके, ठीक है। सो यहाँ पर पहले यहाँ पर आएगा, सामान आएगा, उतरेगा, ओके। सो कहीं ना कहीं वापस लोड होगा गाड़ी में, ठीक है। गाड़ी से यहाँ से जाएगा और यहाँ तक पहुँचेगा, लेट कर लो यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से आगे घोड़े पर जाएगा या फिर खच्चर पर जाएगा अगर रास्ता नहीं है पहले, फिर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से फिर कहीं और भी रीजन ले लो, कुछ वगैरह छोटे और प्लेसेस के बारे से, या बर्फ है या आगे पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर खच्चर नहीं सकते, फिर यहाँ से आगे इंसान उठा के ले जाएगा। सो ये इतने रीजन है। अब इतने सोर्स में पहले उतारना, फिर डालना, फिर गाड़ी में, फिर घोड़े में, फिर यहाँ से इंसान, फिर ये देखो कितना लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनली कंट्री के अंदर ही इतना लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर और भी रीजन है कि ये रीजन बन जाते हैं कि डिक्लाइन के लिए, समझ रहे हो। अच्छा, नॉर्मली ओके, कंट्री के अंदर देखो लॉन्ग डिस्टेंस है ना यार। फर्स्ट यहाँ से क्या आ रहा है, पोर्ट पे आ रहा है, ठीक है, शिप से, फिर यहाँ से यहाँ तक गाड़ी में जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक घोड़े उठा रहे हैं, और फिर यहाँ से यहाँ तक इंसान ले जा रहा है, ठीक है। कितना लॉन्ग डिस्टेंस है। इसके बीच अगर हम बात करें कोई नॉर्मल सी सामान हो तो जो खराब जाए, अगर बात करें सब्जियों की या फिर छोटी मोटी, वही खराब हो जाएंगी, ठीक है। सो ये भी एक रीज़न बन जाता है डाउनफॉल के लिए। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनल ट्रेड, ठीक है। This, however, is not to deny that trade is basic necessity, such salt, iron, artifact, etc. Continued. Moreover, some long distance trade went on it. Prestigious, expensive, luxurious goods such as precious stones, ivory, horses, and it thus seems that for quite few centuries, large-scale organized trade was replaced in the intensive petty traders pedagogical trade. ओके, सो यहाँ पर बात करिए। अब ये नहीं है कि अगर मल्लाट कर लो, अगर हम इसमें इकोनॉमिक का हमको सिस्टम देखने को मिलता है, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। सो ऐसा बात नहीं है कि अगर ट्रेड सिस्टम खत्म हो गया या फिर अगर इंटरनली बात करते हैं इंडिया में, जैसे हमने ये रीज़न पढ़ा, ठीक है, कि लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनल ट्रेड का ये भी एक रीज़न है कि जैसे इकोनॉमी डाउनफॉल होती है, सफ़र करती है। सो अब ऐसा नहीं है कि इंसान जीना छोड़ देगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ऐसे अगर लेट कर लो कोरोना वायरस आ गया फिर वो, या फिर कोई भी बीमारी आ गई है, ठीक है, एक पर्टिकुलर मेडिसिन की एक मेडिसिन का प्राइस है 10 रुपये, ठीक है। कोई रीज़न आ गया कि इसकी स्कैर्सिटी बढ़ गई, तो ये एक मेडिसिन का पत्ता हो जाता है 50 रुपीज़ का, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो बीमार है लोगों बोलेंगे नहीं 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 लेंगे भाई साहब, 50 रुपये का हो गया, वो उनकी नेसेसिटी है, बेसिक नेसेसिटी है, वो 100 रुपये का होगा तब भी लेना पड़ेगा उनको, ठीक है, क्योंकि जहाना तो जहाना बोला जाता है, ठीक है। सो वैसा नहीं है कि ट्रेड खत्म हो, कहीं ना कहीं जो ह्यूमन्स का इन्वेजन होता है या फिर और जो एक्टिविटीज हुई थी उसके साथ पूरा ट्रेड खत्म, या फिर उनका ट्रेड ही खत्म कर देना। ट्रेड नहीं खत्म कर सकता, जीना तो है। सो कहीं ना कहीं उनके जो बात करें अगर बेसिक नेसेसिटी की, तो साल्ट है, उसका ट्रेड तो हो ही रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं आयरन है, बाकी जो दूसरे ट्रेड वो नहीं हो रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है उनको, ओके, या फिर पूरी तरह से ट्रेड तहस नहस नहीं हुआ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चल रहा है, ठीक है। जैसे हम बात करें अगर ट्रेड की, तो कहीं ना कहीं बेसिक नेसेसिटी में क्या आता है, अगर नमक की बात करें, लोहे की, या फिर और अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अब लॉन्ग डिस्टेंस लग्जरियस आइटम हो गए, प्रीशियस स्टोन्स आ गए, ठीक है, या फिर घोड़े, हाथी के दांत बात करें तो हाथी के दांतों की बहुत ज़्यादा कीमत लगाई जाती है। घोड़ों की हम बात करें जहांगीर की, तो उन्होंने एक पूरा घोड़ा मंगवाया था अरेबिया से, और अगर हम पूरे इंग्लैंड से मंगवाया था शायद, मैं मूवी में एक सीन देखा था, ओके, पुरानी। और हम बात करें तो इंडिया के साउथ के किंग्स की, तो उनको कितना ज़्यादा शौक था अरेबियन के घोड़ों से, कहीं ना कहीं इसीलिए उन्होंने अरब के ट्रेडर्स को, अरब के मर्चेंट्स को इंडिया में ट्रेड करने की इजाज़त दी, ठीक है। सो इतने ज़्यादा लेवल के वो बहुत ज़्यादा दीवाने थे अरेबियन के हॉर्सेस के लिए, सो ठीक है। और अब ऐसा नहीं है कि अरब का घोड़ा वहाँ से ला रहे हैं तो ठीक है, यहाँ पर पहुँचा, यहाँ से यहाँ ले जा रहे तो घोड़ा खराब हो जाएगा, घोड़ा थोड़ी खराब होगा, ओके, ऑब्वियसली। सो ऐसी ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं जिन पे इफेक्ट नहीं पड़ता था, उनका ट्रेड चल रहा है ऑब्वियसली।
आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मतलब बेसिक लेवल पे भी जो ट्रेड था वो सिस्टम चल रहा है। ओके, सो ये था डिक्लाइन ऑफ इकोनॉमी का बारे। सो ये था फर्स्ट पार्ट कि किस तरह से इकोनॉमी की डिक्लाइन होती है। ठीक है, अब हमारा सेकंड पार्ट है पॉसिटी ऑफ कॉइन्स, मतलब कॉइन्स की कमी किस तरह से हुई। अगर हम जब बात करें, अगर गुप्ताज के टाइम, गुप्ताज के बाद की पीरियड की बात करें, हम पहले गुप्ताज के बारे में एक रिव्यू ले लेते हैं। अगर बात करें गुप्ताज के बारे में, तो गुप्ताज जो है वो जाने ही जाते हैं। गुप्ताज एज इक्वल्स टू नोन एज गोल्डन एज। ओके, आई होप आपको ये सबको ये बात बताओ कि गुप्ताज जो कुशान्स थे उन्होंने ही सबसे पहले जो है वो गोल्डन के कॉइन्स चलाए थे। ओके, वो जाने ही जाते थे इसी के लिए। सो बात करते हैं पॉसिटी ऑफ कॉइन्स की। Decline in commerce is administered by paucity of coin in the post-Gupta period. Golden coins, which were so abundant during the period of Kushanas and Guptas, were went out of सर्कुलेशन आफ्टर द 6th सेंचुरी। ओके, 6th सेंचुरी के बाद हमको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो गुप्ताज और कुशान जो जाने ही जाते थे अपने गोल्डन कॉइन्स के लिए, उन हम देखते हैं कि कॉइन्स की क्वांटिटी में कमी आ गई है, कहीं ना कहीं क्वालिटी में कमी आ गई है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ सिल्वर एंड कॉपर कॉइन आल्सो अट्रैक्ट अटेंशन। ना सिर्फ गोल्ड के कॉइन बल्कि जो सिल्वर कॉइन या फिर कॉपर के कॉइन है उनकी एब्सेंस, उनकी भी कमी हो गई है उस पीरियड में। ठीक है, द गोल्डन कंटेंट ऑफ लेटर गुप्ता वाज ओनली हाफ ऑफ दैट कुशानास कॉइन इन द कॉइन ऑफ हर्षवर्धन वर टू merge with the Rashtrakutan Palas who came to the power in the Deccan and Bengal respectively in the 18th century issued no coins. Metallic currency was absent in the most part of northern India, Bengal, central India and Deccan west. That was true, and these regions are also hold good for South India. Okay, so यहाँ पर यह बात बता रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं गुप्ताज और कुशान्स के बाद उनकी जो सिस्टम है कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो गया है, उनकी जो इकोनॉमी है। ओके, सो कहीं ना कहीं जो सिल्वर, ना कि सिर्फ गोल्ड बल्कि सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स भी नहीं मिल रहे हैं उस सिस्टम में, हमको यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। और बात करें ऐसे तो कुशान्स के कंपेरिजन में जो बहुत ही ज़्यादा कम लेवल पे गोल्डन के कॉइन मिल रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं उनमें मिलावट हो रही है, उतना गोल्डन का कंटेंट नहीं देखने को मिलता है जितना कि गोल्डन कुशान्स के टाइम पे मिलता है। अगर बात करें हर्षवर्धन की तो उस टाइम में भी इतना नहीं। और अगर बात करें राष्ट्रकूट पालास के टाइम जब वो पावर में आए डेक्कन की बात करें तो उन्होंने भी कोई मेटलिक करेंसी इशू, कोई करेंसी इशूज़ नहीं की थी। ठीक है, सो बात करें अगर ओवरऑल नाथन की तो अगर बंगाल, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है, बंगाल उड़ीसा बात करें अगर हम तो, और यहाँ पर अगर बात करें देखो नॉर्थन पार्ट की, सो इतने अगर ऐसे बात करें तो इतने इन पार्ट्स में कहीं ना कहीं हमको करेंसी के कॉइन्स का डिक्लाइन मिलता है, कॉइन्स नहीं देखने को मिलते हैं। और ओके, सो यही सिस्टम हाल राष्ट्रकूट तक का भी था। ओके, यहाँ पर it has been argued by some historians that early coins served the purpose of currency in later period and rendered the issue of fresh coins unnecessary. However, the period under discussion was characterized by unprecedented agrarian expansion, and this alone would have normally necessitated more metallic money. Further, coins were an expansion of sovereignty. ठीक है, कहीं ना कहीं उनका जो एग्रीगेरियन सिस्टम है वो, या फिर उसके जो प्रेडिसेसर्स हैं बात करें उस टाइम के रूलर्स की, ठीक है, सो उनके टाइम से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सिस्टम आ रहा है, करेंसी सिस्टम चल रहा है, तो उन्होंने उसको बदला नहीं या फिर उसको उनको कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो और भी अपने कामों में इतने शायद बिजी थे। या फिर एग्रीगेरियन सिस्टम की बात करें तो वो उसी पर डिपेंड थे इतना। एग्रीगेरियन सिस्टम मतलब ठीक है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर लैंड ग्रांट सिस्टम उस पर डिपेंड है पूरी इकोनॉमी। सो उनको ज़रूरत नहीं पड़ी शायद, इसीलिए सो ये भी एक रीज़न बनता है कि हमको कॉइन्स की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, the decline of trade and grant of land to high functionaries is lieu of money payment did away with the need of coins. Moreover, this is evidence of barter and the use of cronies and medium exchange in the daily transaction. ठीक है, सो यहाँ पर बात ये भी हो रही है कि बाटर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, बाटर सिस्टम मैं आपको समझा देता हूँ। एक चीज़ के बदले मैं एक चीज़ लेना। ठीक है, सो मैं अगर आपसे मेरे पास अगर 1 किलो चावल है और अगर आपके पास 1 किलो दाल है, सो हम अगर आपको दाल की ज़रूरत है और मुझे चावल की ज़रूरत है, सो हम दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन मैं अगर आपको बता दूँ तो इसकी डिसएडवांटेज भी बड़ी देखने को मिलती है। बाटर सिस्टम की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये मिलती है कि वैल्यू ऑफ गुड। ठीक है, अगर बात करें आज की तो दाल लेट कर लेते हैं, अभी मुझे एक्जैक्ट प्राइस नहीं पता। अगर बात करें तो अगर चावल का प्राइस 1 kg है 100 रुपया, ठीक है, सो अगर दाल की बात करें तो शायद दाल महंगी होती है, सो लेट करो दाल का 120। ठीक है, सो अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इन दोनों के इंसानों के बीच में क्या हो रहा है कि 1 kg दोनों का है। ठीक है, अब 1 kg चावल इसके पास है और 1 kg दाल इसके पास है। ठीक है, अब ये इसको 1 kg चावल दे रहा है और ये इसको 1 kg दाल दे रहा है। प्रॉफिट किसको हुआ, इसको हुआ, और लॉस किसको हुआ, इसको हुआ। क्यों? क्योंकि इसका जो चावल था वो सिर्फ 100 रुपीज़ की वैल्यू है और इसकी 120 रुपीज़ की वैल्यू है। आज के टाइम पे अगर प्रेजेंट की बात करें तो इसको 20 रुपीज़ का लॉस हुआ है। ठीक है, सो ऐसे ऑब्वियसली ऐसे ही होता था बाटर सिस्टम, एक के बदले एक चीज़ देना। तो कहीं ना कहीं बाद के टाइम पीरियड की बात करें बहुत ज़्यादा तो बाटर सिस्टम का डिक्लाइन हुआ, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं और भी बड़े ज़्यादा रीजन है उसके बाटर सिस्टम में डिक्लाइन होने के। ओके, क्योंकि बाटर सिस्टम में बड़ा ज़्यादा डिमेरिट देखने को मिलता है। हमको ये भी देखने को मिलता है बाटर सिस्टम में परफेक्ट फाइंडर नहीं मिलता कि भाई जो मैं चीज़ दे रहा हूँ उसके बदले अगले किसी इंसान को लेना नहीं लेना। अगर मैं चावल दे रहा हूँ 1 kg तो अगले वाला बंदा होना भी तो चाहिए ना जिसको चावल
चाहिए, ठीक है। सो फाइंडर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि किसको ढूंढूं, किसके पास जाऊँ, किसको भी जरूरत होगी, ठीक है। और बात करेंगे दूसरे तो उस टाइम के जो राजा थे, महाराजा थे, वो अपने जो सैनिक थे, आप बात करो अगर कि क्या उनके, अब आप सोचोगे कि क्या उनके टाइम के जो सैनिक थे या फिर जो उनको पैसे नहीं चाहिए थे, सो अपने आगे वाले फंक्शनरीज को, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में काम करते थे, उनको क्या कर देते थे, वो उनको लैंड ग्रांट सिस्टम, लैंड दे देते थे, ठीक है, लैंड कर देते, या फिर जो उनकी प्रोडक्शन हुई है उस पर उनको नो टैक्स देंगे, ठीक है। सो वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पर जो उनके काम करते थे उनको दे देते थे। सो उनको कहीं ना कहीं ये भी रीजन बन गया कि उनको पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। कहीं ना कहीं वो लैंड ग्रांट सिस्टम पे ही, एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड थे। Decline in the trade, paucity of coins and absence of coin molds and commercial seals indicate economic decline. हमको ये ठीक है। सो ये 3 रीजन बन जाते हैं कि इकोनॉमिक डिक्लाइन के बड़े बड़े रीजन डिक्लाइन क्या हुआ था, ठीक है। कौन कौन से डिक्लाइन, ट्रेड में हमने देखा किस तरह से डिक्लाइन हुआ, paucity of coins में कितने, ठीक है, और absence of coins molds commercial seals indicate economic decline. The pre-Kushana and Kushana town in the North India and they are associated with Satavahana in the Deccan began to decay from the middle of 3rd to 4th century. What was the true of northern India? Malwa and Deccan was equally true for South India. The sites such as Sanghol, Hastinapur, etc. ठीक है, ये भी जो है इस अपर इंडिया पर मिडिल क्लास। सो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं यही सिस्टम, यही चल रहा है। कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक जो कॉइन सिस्टम है वो नहीं चल रहा है। और जैसा हाल, क्योंकि इतने बड़ी जो टेरिटरी है, आप बात करें इतने की, तो जो ये सारी टेरिटरी हैं वो एक ही रूलर के अंडर है, कहीं ना कहीं एक ही डायनेस्टी के अंडर है। क्योंकि हम बात करें उधर गुप्ताज की बात करें या सातवाहनास की बात करें, ठीक है। सो ये कितने बड़े बड़े एम्पायर हैं, ठीक है। सो ये उन्हीं के अंडर चल रही है। और इन 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 या फिर अगर बात करें अलग 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 एरिया की, ठीक है, अगर लेट कर लो ये इतना एरिया या फिर इतना एरिया, सो यहाँ पर ये हालत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी कंडीशन इंप्रूव होगी, लेकिन बात करें ओवरऑल की तो इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट कोई नहीं थी, हर जगह पर यही हाल था, ठीक है। अर्ली प्रोस्पेरियस सेंटर सच एज उज्जैन, नागपुर, पुंडई, नासिक, पथियान एक्सेट्रा स्प्रेड ओवर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र विटनेस सिमिलर ट्रेंड्स। देखो मैंने पहले बता दिया कि जो आज के टाइम पे कितने बड़े बड़े जगह हैं, ठीक है, बड़े बड़े सिटीज़ हैं। सो उन सबका भी सेम ही हाल है, देखो पता है, ठीक है, विटनेस सिमिलर ट्रेंड्स। Arikamandu in Tamil Nadu and Satavahana urban center in Andhra Pradesh and Karnataka were no explanation of this phenomenon. Second phase of urban decay set in after 6th century. These centers ceased to be towns and thereafter. All settlements, however, not rural, in the post-Gupta non-agricultural settlement appear to seats of administration, military garrisons and religious pilgrim centers. Military camps were referred as स्कंदवराज, ठीक है, मिलिट्री कैंप्स को स्कंदवराज बोलते हैं। इन इंस्क्रिप्शन 5th to 8th century CE, there is evidence to suggest that certain towns continue to survive as a result of their convergence center of pilgrimage. All these non-agricultural settlements, firstly known as Pura, Patna, Nagara and राजधानी और सेंटर्स ऑफ कंजम्पशन एंड नॉट प्रोडक्शन, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि हर जगह जो सिस्टम है पूरी तरह डिक्लाइन ही हो गया, या फिर जो हर जगह है वो एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर पे ही बनेगा। अब लेट कर लो एक पहाड़ी है, फिर एक ऐसा पीरियड है जो एक ऐसी टोपोग्राफी है जहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो सकती, या फिर जहाँ पर वो नहीं, यहाँ पर ज़्यादा वो हिल क्लाइंब एरिया लेट कर लेते, जैसे आज के टाइम कुल्लू मनाली, या फिर जो नॉर्थ में जैसे जम्मू कश्मीर साइड पर भी यहाँ पर जो बहुत सारे जो हिल स्टेशन है, ठीक है, वहाँ पर इतनी प्रोडक्शन नहीं होती है, अगर वहाँ पर इतनी इकोनॉमी नहीं है। सो वहाँ के इकोनॉमी का ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग जीते नहीं है ना, या वहाँ की इकोनॉमी अच्छी नहीं है, वहाँ की इकोनॉमी अच्छी क्यों अच्छी है, वो टूरिज्म पर डिपेंड है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि वहाँ उस टाइम भी खत्म हो गया था, जो इनका सिस्टम था वो पिलग्रिमेज पे डिपेंड हो गया, टूरिज्म पे हो गया कहीं ना कहीं। सो इसलिए बोला गया कि इसको प्रोडक्शन का ज़मीन नहीं, बाकी कंजप्शन के में माना गया। सो कहीं ना कहीं जो मिलिट्री कैंपेन्स हो गए, या फिर और टाइप के जो टूरिज्म होता था वो वहाँ पर आता था, ओके। सो वही एक इनका सोर्स था इनकम का, देखने को मिलता है, ठीक है। हमको देखने को मिलता है जो मिलिट्री का जो कैंप्स है उनको क्या बोलते थे, स्कंदवराज बोलते थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमारा थर्ड टॉपिक इसमें कौन सा एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर है। द पैट्रोनेज एक्सटेंड बाय किंग प्रिंसेस एंड चीफ्स टू एग्रीकल्चर, इंप्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चर irrigational facilities, increasing knowledge of agriculture science, etc. were some of causative factors which strengthened the rural economic. Decline of towns may have led to the migration of number of skilled artisan into the countryside. Land grants in the tribal frontiers brought virgin to under cultivation. So ये वही बता रहे हैं आज के टाइम पे। जब हम बात करते हैं अगर किसी गांव लेवल की, ठीक है, मान लो लोकल लेवल एक पर्टिकुलर J&K है, ठीक है, या लड़का लो बिहार है या फिर मध्य प्रदेश है, ओके। अगर हम ऐसे इन दोनों की बात करें तो अगर इनका एक नॉर्मल गाँव है, ठीक है, तो गाँव का इंसान अगर ज़्यादा कहीं ना कहीं उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन रहा, तो वो क्या सोचेगा कि यहाँ से गाँव से निकल के मैं शायद कहीं मेन सिटी में जाऊँ जहाँ पर मुझे कुछ काम मिले और मैं अपना सोर्स अर्न कर सकूँ, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी शहर में जाएगा। सो यहाँ पर वैसी बात हो रही है कि जो राजा थे उसने कहीं ना कहीं एक एग्रीकल्चर सिस्टम में एक ऐसा साइंटिफिक तरीका लगाया, और उसने वो भी बड़ी ज़्यादा साइंटिफिक पर्पज़ से इरीगेशन सिस्टम में ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जिससे कहीं ना कहीं जो उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो बढ़ रहा था, खुद के लेवल पर प्रोडक्शन, उनको जो प्रोडक्शन बढ़ रहा था, और जो इसी से कहीं ना कहीं जो उनकी इकोनॉमी से स्ट्रेंथन होती है। और हमको ये देखने को मिलता है कि जो रूरल लेवल पे जो कहीं ना कहीं जो किसान जो आर्ट पीजेंट थे वो भी वहाँ पर माइग्रेशन करके वहाँ उस सिटी में आ रहा था और अपने कहीं ना कहीं ढूंढ रहा था तरीका वे टू अर्न ही सोर्स ऑफ इनकम, ओके।
About 50 ruling powers were in existence in the 5th to 7th century in the Deccan and central India. They were spread over Maharashtra, Eastern Madhya Pradesh, Andhra, Odisha, and Bengal. The various new ruling dynasties in the region issued their own land grants. Each of these states depend on revenue from the land and agriculture. In fact, in post-Gupta times, agriculture constituted the basis of states. Thus, the rise of states in such areas in which states were absent earlier, prosperous agrarian expansion and the spread of village economy. So हमको ये देखने को मिलता है कि उस टाइम को जो लगभग 50 रूलिंग फैमिलीज हैं, ठीक है, 50 के आसपास रूलिंग फैमिलीज थी जो कि कहीं ना कहीं इतने बड़े एरिया पे वो थी, रूल करे थे। अच्छा, बात करें हम इसकी, तो जो गुप्ता पीरियड था, ठीक है, गुप्ता का टाइम पीरियड, तो जो गुप्ता का एम्पायर था वो बहुत ही बड़ा था। लेकिन हम बात करें कि गुप्ता के डिक्लाइन के बाद तो बहुत सारी उसके जो लोकल लेवल पे फेडरेटरीज थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर गए, ठीक है। अगर एक बात करें, अगर रूलर जो है वो वीक हुआ या तो जो अगले वाला इंसान है वो रेवोल्यूशन कर देगा और अपने आप को इंडिपेंडेंट करवा देगा। सो जब गुप्ता के जो आगे वाले सक्सेसर है वो नॉर्मल लेवल पे जो वीक हुए, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग जो लोकल फेडरेटरी थे वो राइज होना स्टार्ट कर दिया, वो ठीक है, अलग अलग जगह पे लोकल राइज होना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। और इससे हमको देखने को मिलता है अलग अलग जगह पे अलग अलग किंगडम राइज हो गए, ठीक है। सो पहले इतना सारा गुप्ता का एम्पायर था, लेकिन अब उनसे उस गुप्ता से एम्पायर से टूट के इतने ज़्यादा फेडरेटर्स निकल गए हैं। सो ये जो सब थे, ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर, ऐसा नहीं कि इनकी अपनी इकोनॉमी थी, इनका स्ट्रॉन्ग था। यस, लोकल लेवल पर बढ़ रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहे थे, प्रोडक्शन कहीं ना कहीं बढ़ रही थी, लेकिन बात करें तो ये कहीं ना कहीं 100% जो थे वो लैंड सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम पर ही डिपेंड थे। Okay, a large number of copper plates character of post-Gupta period. While recording the land grants describe various type of lands which include cultivated, uncultivated, high, low, waterlogged, marshy, grassy, and forest land. Villages have been donated to and inhabited by Brahmanas were Brahmadiyas. ठीक है, Agrahara villages, although they were inhabited by Brahmanas, were associated with non-Brahmans as well. The prominent right of such villages, however, belong to the Brahmanas only in साउथ इंडिया। सच विलेजेस वर नोन एज मंगलम्स, ठीक है। सो यहाँ पर बात ये हो रही है कि जब उस टाइम पीरियड की बात करें तो उसके बाद हम बात करें तो हमको बहुत ज़्यादा कॉपर प्लेट कैरेक्टर जो गुप्ता पीरियड लैंड सिस्टम में देखने को मिलता है। सो ऐसा ये नहीं है कि वहाँ पर जो है सिर्फ अलग, सो ऐसा नहीं है कि जो अगर लैंड ग्रांट सिस्टम है तो मतलब कि अगर आपने किसी को लैंड दे दी है सो वो कल्टिवेटेड ही हो गया, फिर उसका कोई यूज होगा। अलग अलग जब हम बात करें गुप्ता कॉपर प्लेट सिस्टम की, तो हमको अलग अलग तरह की जो ज़मीनें हैं वो देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी देखने को, जैसे हमको कल्टिवेटेड देखने को मिलती है, मतलब जो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन होती है जहाँ पर फसल लगा जाता है। अनकल्टिवेटेड है जो अनकल्टिवेटेड है, ठीक है, जिसको हम वर्जिन लैंड बोलते हैं, मतलब वहाँ पर कल्टिवेशन नहीं हुई है, कोई फसल वगैरह नहीं हुई है। हाई एंड लो वाटर लॉग, मतलब दलदली हो गया, ठीक है। मार्शी, ग्रासी, फॉरेस्ट, हम बात करें उस टाइम की, तो अगर बात करें तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट की लैंड जो है उसको प्रोडक्शन में लाया गया, फॉरेस्ट की लैंड को भी प्रोडक्शन में लाया गया, उस पर भी खेती बाड़ी स्टार्ट कर दी गई थी, ठीक है। और आगे बात करें तो अगर लैंड ग्रांट सिस्टम की, तो लैंड ग्रांट सिस्टम में जो ब्राह्मण्स को लैंड डोनेट कर दी गई थी उसके हमने उसको क्या बोलते थे, ब्राह्मणियास, ठीक है। एक लैंड, एक पर्टिकुलर लैंड, पीस ऑफ लैंड जो कि ब्राह्मण्स को डोनेट कर दिया हुआ, किसको डोनेट किया, ब्राह्मण्स को, क्या बोलते हैं, ब्राह्मदिया बोलते हैं, ठीक है, ब्राह्मदियास। ओके, और ब्राह्मदियास हम बात करें तो जो एक कुछ जो किंग होते थे बड़े बड़े, जो पूरा का पूरा एंटायर जो विलेज है वो ही ब्राह्मण्स को दे देता था, ठीक है। सो उसको बोलते थे अग्रहारा विलेज, ठीक है, अग्रहारा विलेज, ब्राह्मदिया अग्रहारा विलेज आपको पता होना चाहिए। ओके, और अब ऐसा नहीं कि जो एक पूरा गाँव है इसमें से ब्राह्मण से रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। सो ये डिपेंड करता है ब्राह्मण्स की इच्छा पे, ठीक है। सो यहाँ पर लोकल लेवल के लोग भी रह सकते थे, लेकिन बट हमने जैसे पहले पढ़ा कि जो लैंड सिस्टम है इसका ओवरऑल राइट किसको है, ब्राह्मण्स को है, ठीक है। सो साउथ में अगर हम बात करें तो साउथ में ऐसे लैंड को, ऐसे पीस ऑफ लैंड को ब्राह्मणियास को बोलते हैं मंगलम, ठीक है, मंगलम। सो ये था उसका पोस्ट गुप्ता का, सो ये था उसका इकोनॉमिक सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है। हमको देखने को मिलता है कहीं ना कहीं सोशल स्ट्रक्चर में बड़ी प्रॉब्लम थी, लैंड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है हमको। ओके, कहीं ना कहीं पैट्रियोटिक सोच देखने को मिलती है। ओके, लैंड ग्रांट्स एंड लैंडेड इंटरमीडिएटरीज विलिंग इकोनॉमिक पावर एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी मॉडिफाइड द वर्ना डिवाइडेड सिस्टम सोसाइटी. A new social group did not fit in with the four-fold Varna system. The unequal distribution of landed property created social ranks which cut across social status based on Varna consideration. This includes the foreign ethnic group and indigenous tribes, in the Kshatriya Varna as part of ruling aristocracy, and acculturated tribes in the Shudra Varnas not only swelled their rank but also transformed the Varna divided system. Moreover, the early distinction between the Dvija, twice born, and Shudra began to modify in the period. Social structure में हमको ये देखने को मिलता है जब लैंड ग्रांट सिस्टम, जैसे लैंड ग्रांट इसमें बहुत बड़ा, किसी को अगर लैंड ग्रांट सिस्टम दी तो किसी इंसान को ज़्यादा लैंड दिया, फिर किसी के पास ज़्यादा है तो उसको जैसे जमींदार बोला जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो वैश्य, तो हमने अगर बात करें सोशल स्टडी की, जो कास्टिज्म की बात करें तो अगर कास्ट को उस टाइम पे कितने लेवल पर डिवाइड किया था, 4 लेवल पर डिवाइड किया था, ठीक है। कौन कौन से लेवल पर डिवाइड किया, ठीक है। सो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आई होप कि आपको दिमाग में आ गया, ठीक है। सो उस टाइम की अगर बात करें कास्टिज्म में, तो कास्टिज्म को 4 भागों में डिवाइड किया, ठीक है। उससे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण मतलब ऑब्वियसली हाई लेवल पे, रिलीजियस लेवल पे जो एडवाइजर हो गए किंग के, ठीक है। क्षत्रिय मतलब एक फाइट एक्स सोल्जर या फिर ओके रूलर, ठीक है। वैश्य मतलब मर्चेंट्स हो गए या फिर ट्रेडर्स वगैरह हो गए, कहीं ना कहीं ओके, लाला बोलते थे, जैसे लाला जी होते थे, जिनका मतलब पैसा वगैरह हो गया। शूद्र मतलब फोर्थ क्लास, मतलब जो कि कहीं ना कहीं इनके घर में सर्वेंट का काम करेंगे, ऐसा सफाई स्वीपर का काम करते हैं, ठीक है। हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से जो सोशल स्ट्रक्चर वो चेंज होता है, क्योंकि जिसके पास लैंड ग्रांट सिस्टम जो उस टाइम जितना वेल्थी हो चुका था उसी के हिसाब से उसको आगे उसका कास्ट में डिवाइड कर दिया। पहले देखो ऑक्यूपेशन पे डिपेंड होता था। अगर बात करें फर्स्ट टाइम की, तो जो कास्टिज्म था वो ऑक्यूपेशन पे डिपेंड होता है, किसी का ऑक्यूपेशन है उस सबको उसको वो काम होगा, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा स्कॉलर कोई ज़्यादा पढ़ा तो उसको वो ब्राह्मण कैटेगरी में जाएगा या फिर, ठीक है, वैसे। लेकिन बात करते हैं उसके बाद वैसे तो जो जिस खानदान में जन्म था वो उसके बाद बर्थ बेस हो गया, ठीक है। पहले ऑक्यूपेशन वाइज
होता था कि कौन क्या काम करता था, इसलिए उसको वैसा कास्ट बोलते थे। लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं बर्थ वाइज होती है, किसका जन्म किस कास्ट में हुआ है। अगर चाहे उसका पिता जो है वो जमींदार है, उसके पास बहुत ज़्यादा लैंड सिस्टम है, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रेडर तो मर्चेंट वैश्य है, तो उसको बेटा वैश्य ही रहेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही रहेगा। बट ऐसा नहीं था कि अगर कोई उससे ज़्यादा कैपेबल था कि रूलर बनने के लिए, या फिर किसी कोई उससे पहले टाइम, अगर हम बात करें तो उसको उस टाइम के लोगों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, ठीक है दादा। सो कोई ऐसा ब्राह्मण कैटेगरी जो सबसे बड़ी मानी जाती थी, पावरफुल या फिर ओके। सो यहाँ पर हमको यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि कितनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो गई थी। ओके, अलग-अलग ब्रांच में अलग-अलग कैटेगरी में जो लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, जो 4 वाला सिस्टम बना देते हैं। न्यू जाति कास्ट एमर्ज, द इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यू कास्ट अफेक्टेड द ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य यहाँ पर, एंड शूद्र। द नंबर ऑफ मिक्स्ड कास्ट एंड अनटचेबल कास्ट इंक्रीज, द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ क्राफ्ट गिल्ड इनटू कास्ट एज रिजल्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड अर्बन सेंटर एंड लोकलाइज्ड हेरिटेज कैरेक्टर ऑफ क्राफ्ट्स एंड हेल्प प्रोसेस फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू जाति। अच्छा, यहाँ पर ये बात हो रही है कि हम देखेंगे जो गुप्ता एम्पायर है, ठीक है, इतना बड़ा। अब गुप्ता एम्पायर जो है इतना बड़ा है, तो ओके। सो अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है वो इंडिपेंडेंट हुए, अलग अलग जगह पे अलग टेरिटरी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रही है। सो कहीं ना कहीं हम बात करें तो अगर हिंदू सिस्टम में अगर आप तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है वो सबसे बड़े हैं। सो अगर आपने हर एक जो उससे लोकल नीचे उससे नीचे लोकल पे कौन है, वैश्य और शूद्र है, ठीक है। सो जो ओवरऑल जो ये लोकल फेडरेटरी जो अपने को इंडिपेंडेंट करते हैं, उसको कहीं ना वो सिस्टम से दूर जाना चाहते हैं, या फिर इस सिस्टम को नहीं अपनाना चाहते, क्योंकि ओवरऑल हमको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है कि जब हम बात करें, जब इन्होंने अपनी अलग अलग कास्ट बना ली, ठीक है, कहीं ना कहीं अलग अलग इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट रिलीजन बना दिया, लेकिन बाद में वो टूट जाता है क्योंकि अनसक्सेसफुल हो गया था। फिर वो क्या करते हैं, ये जो सारे होते हैं, ये भी इंडियन जो बेसिक कल्चर वहाँ पर आ जाते हैं, इंडियन कास्ट सिस्टम को अपनाते हैं। तो उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा नई जातियाँ एमर्ज हो गई। अब जो एक लेवल शूद्र है, ठीक है। तो ये जो नई वाली यहाँ से इनका जो इनका कहीं ना कहीं वो जो न्यू जाति से जो कहीं ना कहीं क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय जो ट्रेडर है वो ट्रेडर बनेगा, और जो ट्राइबल्स हैं या फिर जो लोकल लेवल पे और भी हैं उनको शूद्र बना दिया जाता है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलती है कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन चल रही है। अब एक स्किलफुल इंसान है बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत ज़्यादा कारीगर, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा फाइटर है, ठीक है, अगर लेकिन है वो शूद्र के कम्युनिटी से, लेकिन फिर उसको फाइट नहीं करने दिया, उसको सेना नहीं ज्वाइन कराई जा सकती है, ठीक है, वो आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता। तो ये भी एक रीजन बताया कि कहीं ना कहीं बाद में अगर हम बात करें मिडिल की, तो जब हम अरबियन इन्वेजन देखते हैं तो ये भी रीजन बताया वहाँ पर कि किस तरह से क्यों अरब जो इंडियन के राजपूत सिस्टम थे वो अरब से आते थे, क्योंकि जो लोकल अरबी शूद्र लेवल थे वो आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते थे। अब कोई शूद्र का अगर आर्मी इंसान है जो कहीं बहुत अच्छा फाइटर या फिर वो फिर भी वो ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि वो शूद्र कम्युनिटी से आता है। तो यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि अलग अलग इससे रिलेटेड टू बेसिकली हम इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो अगर बात करें लोकल लेवल पे तो जो कहीं ना कहीं अच्छे स्किलफुल इंसान थे उनको भी डाउन वाली कास्ट में डाल दिया गया था। सो वो भी रीजन इकोनॉमिक डाउनफॉल के लिए। तो हमारा सोशल स्ट्रक्चर में हमारा सबसे नेक्स्ट पड़ा हुआ था प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट, मतलब किस तरह से जो कास्ट सिस्टम था वो बड़ा था, ठीक है, किस तरह से जो जातिवाद हो बड़ा था। व्हाइल नंबर ऑफ कास्ट केम टू इनकॉर्पोरेटेड विद ईच वर्ना, देयर वर आल्सो एग्जांपल ऑफ अर्ली कोहेसिव कम्युनिटीज ब्रेकिंग अप इनटू वर्ना एंड जातिज। अबहिरा ट्राइब प्रोवाइड गुड एग्जांपल, इट फ्रैगमेंटेड इनटू अबहिरा ब्राह्मण, अबहिरा क्षत्रिय एंड अबहिरा शूद्र। हमने पहले जैसे देखा कि जब लोग उसके बाद जो अलग अलग लेवल पे जो लोग फेडरेट तो कहीं ना कहीं अपना रिलीजन बनाते हैं, क्योंकि बात करें हिंदुइज्म के तो उसमें कहीं उनको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है, लेकिन बाद में हम बात करें तो वो टूट जाता है, वो अलग अलग फ्रैगमेंट्स में वो इतना नहीं चल पाता। तो बाद में वो अबहिरा में जो कहीं ना कहीं फिर वो हिंदुइज्म में ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। एक कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर लोकलिटी, ठीक है, एक ट्राइब है या फिर एक राज्य बोल सकते हो, इसने अपना अलग रिलीजन बनाया गुप्ता डिजाइन के बाद, लेकिन बाद में इतना नहीं चल पाता। आप यहाँ के लोग कहीं जाएंगे ना, तो बेसिकली जो बड़ा एम्पायर उसके साथ मिलेंगे, जब ये बड़ा एम्पायर में आते हैं तो इनको भी अलग अलग कम्युनिटी में डाला जाता है। तो बात करें वो अबीरा की बात करें, तो अगर अबीरा की बात करें तो इसको बाद में जो अबीरा के बड़े स्कॉलर थे फिर उसको ब्राह्मण में डाल दिया, जो अच्छे फाइटर थे, जो राजपूत उसे बिलोंग करते उसको क्षत्रिय बना दिया। फिर वैसे उसको जो अबीरा के जो सॉल्वेंट होते हैं, अबीरा में सबसे डाउन लेवल उनको शूद्र बना दिया, ठीक है। तो ये बता रहे हैं अबीरा ब्राह्मण, अबीरा क्षत्रिय, अबीरा शूद्र वैसे बने। तो वैसे भी फर्स्ट बात है कास्ट सिस्टम में बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, क्योंकि हर एक इंसान है, उसको उसका नेचुरल राइट दिया जाए। अगर बात करें पहले टाइम पे तो इवन कि उनको जो अलग कास्ट होता था उसको पानी भी एक पर्टिकुलर जगह नहीं पानी लेने की, ठीक है। सो अगर जो शूद्र है वो लोकल कुएं से पानी नहीं ले सकता था, ठीक है, जो शूद्र है वो लोकल कुएं से पानी ले सकता था, वो बेसिक पानी बेसिक नेसेसिटी हो सकती है होनी चाहिए थी। आज के टाइम पे कम से कम ऐसा नहीं है, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं होता था, ओके। तो बात करें अगर हम कास्ट सिस्टम में तो स्प्रेड ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट मतलब स्प्रेड उसका किस तरह जातिवाद बढ़ा, ठीक है। सो हिंदुइज्म में जातिज्म की बात जाति की बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर कौन सी जाति आती है, ब्राह्मण्स की आती है, ओके। ब्राह्मण्स का मतलब स्कॉलर, मतलब जो बड़े बहुत पढ़े लिखे लोग जो हमारे स्पिरिचुअल काम करते हैं रिलीजियसली, ओके। नंबर ऑफ कास्ट व्हिच एमर्ज अमंग द ब्राह्मण्स वर कंसिडरेबल ब्राह्मण्स हु कमर्शियलाइज्ड देयर प्रीस्टली सर्विस, दोज हु केम इन कॉन्टैक्ट विद aboriginal or those who could not entirely avoid physical labor stood degraded in the eyes of Srotyagraha Brahmins who did not engage in manual labor. The migration of Brahmins to various regions for the enjoyment of land grant also accelerated the process of caste and sub-caste formation with the Varnas. Brahmanas who stood close to political power held state offices or different sections. Eminent positions held by Brahmins led to the formation of different ranks within the Brahman Varna. Same process was to also the Kshatriyas. अच्छा यहाँ पर एक बात है कि जो ब्राह्मण्स थे ना उनके स्प्रेडिज्म किस तरह से हुआ, बात करें अगर हम ब्राह्मण्स को अलग लेवल के ब्राह्मण्स में भी उनको अलग अलग कास्ट में डिफरेंट कर दिया। अलग किंग है तो कहीं जो ब्राह्मण्स हम देखेंगे तो जो किंग के ऑफिशियल एडवाइजर होते थे ब्राह्मण्स, तो कुछ ऑफिशियल ब्राह्मण थे, अगर कुछ बात करें तो वो हमेशा तपस्या में लीन होते थे, कहीं जंगल में रहते थे, ओके। वो इतने सोशल नहीं होते थे, ठीक है। तो एक वो वाले हो गए। एक हम बात करें तो बाहर चले गए, ठीक है, जो फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ लैंड का सिस्टम अपने ब्राह्मण को और बढ़ाने के लिए। तो वो जो है कहीं बाहर चले गए। अब कहीं ना कहीं अगर ये यहाँ का ब्राह्मण है यहाँ पर चले जाएगा तो अब ब्राह्मण जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही है, ठीक है। मेरा मतलब है जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही हो, बेसिकली स्कॉलर है उसकी हर जगह पे रिस्पेक्ट होगी, हर जगह पे इज्जत होगी। तो यहाँ पे भी जाने लगा, जगह पे ब्राह्मण जाने लगे, उनको वहाँ पे भी लैंड का सिस्टम मिलने लगा, और कहीं किस तरह से वो वहाँ पर भी लैंड ब्राह्मण का जो होता बढ़ने लगा। सो हर अलग अलग जगह पे ब्राह्मण का जो है वो डोमिनेंस बढ़ने लगा, एरिया बढ़ने लगा, ठीक है। तो इसने एक रैंक सिस्टम बना दिया, ठीक है, जो कौन सबसे पुराना ब्राह्मण है वहाँ पर है, लेकिन कौन माइग्रेशन से बना ब्राह्मण, कौन प्रोसेस से बना बाद में ब्राह्मण है, ठीक है। तो इसने लैंड एक प्रोसेस कर दिया, एक रैंक सिस्टम बना दिया ब्राह्मण में भी, ठीक है।
तो सेकंड पोजीशन किसकी थी? क्षत्रिय की थी। क्षत्रिय मतलब किंग रूलर, ओके या बट उस टाइम, लेकिन आज के टाइम क्षत्रिय का मतलब फाइटर सोल्जर। Among the Kshatriyas, proliferation of caste was caused by the emergence of new ruling forces from among the local tribes and the incorporation of foreign ethnic groups, bringing political power into the mainstream of society. Among the foreign ethnic group, the Bactrian Greek Shaka Parthian Hunas were accommodated in the Varna system, and second class Kshatriya castes multiplied from 6th to 5th to 6th century when many tribal chiefs were transformed into Hinduist Rajas through the approval of Brahmins, whom they patronized, and the performance of Vedic sacrifice. The heterogeneous origins of ruling dynasty and their desire for social acceptance explain the proliferation of caste in the Kshatriya community. Okay, नॉर्मल बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज मिलता है यहाँ पर। ये पता है कि जो ब्राह्मण समाज जो हिंदुइज्म में सेकंड कास्ट है, क्षत्रिय कास्ट आती है, और इसमें देखने को मिलता है कि अब जो पुराने जमाने की बात अगर बात करें तो एक लोकल लेवल एक गांव है, ठीक है, एक एम्पायर है। अब इसकी किसी के साथ फाइट हो गया, फिर ये बात करने लग ये इन्वेडर्स में आ गया, यहाँ पर हुनास इन्वेडर हो गए, ठीक है, हुनास जहाँ पर या फिर कुछ शांत हो गए जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब वो इंडिया में उन्होंने किसी एक एरिया को डोमिनेट किया, हराया, ठीक है। अब वो इस एरिया में रूल करेंगे, सालों इसकी पीढ़ियाँ चलती रहेंगी। बाद में ये भी बोलेंगे कि भाई हमने चलो हम हिंदुइज्म अडॉप्ट करते हैं, वो करेंगे। अब हिंदुइज्म अडॉप्ट कर लोगे, अब हिंदुइज्म में कौन से कास्ट जाओगे, क्योंकि हिंदुइज्म में तो 4 कास्ट हैं। सो कहीं ना कहीं जो अपने आप किंग लेवल पे थे, ठीक है, जो रूरल लेवल पे थे, सो ये कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं ब्राह्मण तो बनेंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके लिए संस्कृत आनी चाहिए, फिर उनके लिए जो हिंदुइज्म जो वेद पुराण है वो है। सेकंड कास्ट को क्षत्रिय क्योंकि रूलर है। अब ऐसा तो है नहीं जो हुना लेवल का जो इन्वेडर है, हुना लेवल का जो राजा है, वो इधर आके शूद्र कास्ट में करेगा नहीं, और उसको मना भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हाई कास्ट है, कहीं रूलर है, ठीक है। सो ऐसा होता था कि जो बाद में ये भी एक रीजन बन गया कि कहीं ना कहीं अलग-अलग कास्ट के जो बड़े-बड़े रूलर ट्राइबल से जो चीफ्स हैं, उन्होंने एक क्षत्रिय क्लेन जॉइन कर लिया, ओके। सो ये फिर 6th सेंचुरी के टाइम पे हमको सबसे ज़्यादा बैटल देखने को मिलती है, और सबसे ज़्यादा हमको कन्वर्जेंस देखने को मिलती है। इसी से हमको क्षत्रिय क्लेन का स्प्रेड देखने को मिलता है, क्षत्रिय क्लेन का, ओके, और इसे तभी हमको ज़्यादा क्षत्रिय देखने को मिलते हैं। थर्ड पे होता है वैश्य मर्चेंट, लेकिन उसका इतना है नहीं इंपॉर्टेंस, क्योंकि मर्चेंट्स बेसिक ट्रेडर से उसको ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं सोसाइटी से, क्योंकि उसका काम ही ट्रेडर का काम है, ज़्यादा ट्रेड करना। सो उस पर ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन लेवल नहीं हुई। बात करें शूद्र की, तो सबसे ज़्यादा जिसने डिस्क्रिमिनेशन की है, सबसे ज़्यादा जिसने मुसीबतें थी, वो शूद्र होते हैं, ठीक है। And the group coming from various communities and regions vastly expanded the base of Shudra Varna. Petty peasants caste, rich peasants shared proper and artisan caste with unequal access to economic power were included in the Shudra Varna. In Gupta and post-Gupta time, tribes became caste as consequence of their gradual transformation of and peasant of their peasant group were incorporated into the Brahmanic society as Shudras. These considerably added to the number of variety of Shudra castes. Okay, so यहाँ पर बता रहा है कि जो अभी जो एक किंगडम है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो या फिर कोई लोग जो हिंदुइज्म ज्वाइन करा, उसकी इकोनॉमिक पावर देखी जाती है, इकोनॉमिक लेवल देखा जाता है कि कोई कितना इकोनॉमिक लेवल है, फिर उसके बैकग्राउंड क्या है, फिर देखा जाता है कि उसको किस लेवल पे डालना है, कौन सी कास्ट को ज्वाइन करेगा वो, ठीक है। हमको इसी देखने में मिलता है कि उस टाइम ज़्यादा इकोनॉमिक में अच्छा नहीं था, लोगों के पास पैसा नहीं था, या फिर वो नहीं था, ये और भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं थे। सो हर एक मैक्सिमम जो था वो शूद्र कास्ट को ही मैक्सिमम जो थे शूद्र कास्ट में चले जाते थे। सो यहाँ पर हमको शूद्र कास्ट का जो ग्रो लेवल देखने को मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्राइबल अब जो ट्राइब्स हो गए बार-बार यहाँ जो बाहर की यहाँ पीजेंट्स हो गए, छोटे-मोटे एजुकेशन है, इवन की जो शेयर कॉपर्स हो गए, या फिर जो बात करें आर्टिस्ट हो गए, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, तो उनको शुद्ध में डाला गया था, ठीक है। अनटचेबल्स, ठीक है। सो ये भी एक बहुत ज़्यादा सफर्ड कास्ट है, ठीक है, जिसने बहुत ज़्यादा सफर किया अपने लेवल पे। अनटचेबल्स मतलब अछूत जिसको बोला जाता है, ओके। हमें पहले भी एंशिएंट में भी मैंने आपको पिछले चैप्टर की पढ़ाई में इसमें मैंने पहले भी बताया आपको अछूत के बारे में, अनटचेबल्स के बारे में, किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। जब कहीं ना कहीं अगर वो आ रहे हैं तो अपना किसी के साथ टच नहीं होता, अगर कहीं ना कहीं उनको सोशल लेवल पर पानी पीना है तो वो बेसिक तो मना ही है। अगला किसी भी ज़्यादा दया गया, फिर किसी ने उनको दे भी दिया तो क्या करते थे कि ऊपर से पानी ड्रॉप करते थे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं किसी भी जो शुद्ध है उसका जो अनटचेबल उसके साथ टच ना हो जाए, ओके, सो ऊपर से पानी फेंक दिया जाता है, कहीं ना कहीं से भी एक लोटा या फिर वो लेके पीते थे, ओके। मतलब कहीं कह सकते हैं कि इंसान समझते नहीं थे कैसे। The impure caste or the untouchables had assumed a definite shape by the early common centuries. Nevertheless, they were numerically small from around 3rd century onward. Practice untouchability appeared to have intensified. A number of untouchables registered arise. Katyana Dharmshastra, writer of Gupta period, was first to use the expression aspriya in the sense of untouchables. By the turn of 1 millennium, sages and hunters, fishermen, butchers, executioners, and scavengers appeared to untouchables. Kalidas Brahmihira, Fine Ban, and another gave a vivid account on the social disabilities imposed on them. The generals were only one section on untouchables, although lowest in the social. ओके, उस टाइम के बारे में बात बता रहा है कि उनको इंप्योर माना जाता था कहीं ना कहीं, ओके। जैसे 3rd सेंचुरी सी के टाइम को हमको देखने मिलता है कि कहीं ना कहीं जो उनकी जो एक जो कास्ट है कहीं ना कहीं इतनी यूनिटी भी नहीं मिलती है, और एक जो उनका ग्रुप है जो कहीं कहीं उनको पॉपुलेशन वो नहीं मिल रही है, ठीक है। वो हमारा इतने हाई लेवल पे नहीं है जिनका ग्रुप बन सके, छोटे लेवल के लोग हैं, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली डोमिनेट में रहते हैं, ऊपर से कहीं ना कहीं कोई उनमें कहीं ना कहीं ज्ञान नहीं, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, ओके। वो पढ़ने के उनको तो वैसे कहीं ना कहीं बाजार में भी नहीं जाता, सोशल जगहों पे भी नहीं दिया जाता, वैसे गाँव के बाहर रखा जाता था हमको, ओके। यहाँ पर बता रहे कि जो हमको जो बड़े बड़े राइटर्स हैं जैसे कालिदास हो गया, हमने फाहिन हो गया, बनफट हो गया, उनके अकाउंट्स में उनके जो शिलालेख हैं उनमें देखने उनके इनके बारे में देखने को मिलता है, उनके बारे में सुनने देखने को मिलता है, ठीक है। जो अनटचेबल्स उनके बारे में देखने को मिलता है, लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। सो जो फिशरमैन थे जो, ठीक है, या फिर जो हंटर्स होते शिकारी होते थे, उनको इस कास्ट में डाल दिया जाता था। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ अनटचेबल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड लेटर। हाउएवर ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट सोर्सेस सजेस्ट मोस्ट अनटचेबल्स कास्ट एंड वर ओरिजिनली बैकवर्ड ट्राइब्स। तो ये रीजन था कि जो बाकी टाइम पे जो बाद में जो उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था, बुद्धिज्म का राइज, बुद्धिज्म की ग्रोथ भी रीजन की वजह से, क्योंकि हिंदुइज्म में कहीं ना कहीं ज़्यादा डोमिनेंस हो गई थी। बात करें अगर सबसे इंडिया के सबसे बड़े इंस्पिरेशन बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। सो वो भी कहीं ना कहीं अनटचेबल कास्ट थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था, ओके। सो यस, इतना लेवल पे टॉर्चर किया जाता है, इतना लेवल पे आपको सोशली ह्यूमिलेट किया जाता है कि आप मतलब आप सोच नहीं सकते। सो इसलिए उस टाइम के जो कुछ लोग थे वो कहीं ना कहीं दूसरे का रिलीजन को भी अडॉप्ट कर लेते थे, ओके। यही रीजन बनता है कहीं ना कहीं जो दूसरे रिलीजन थे उनके राइज का। इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट द बैकवर्डनेस एंड रेजिस्टेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ acculturation and brahmanization may have been prevented them from being absorbed within the society and pushed them to the position of untouchables. They have been disposed to their land and made settled outside the villages. So मैंने आपको पहले बताया कि उनको आउटसाइड ऑफ विलेजेस के बारे में मतलब गांव के बाहर ही रहना पड़ता था, गांव के अंदर नहीं आ सकते थे कहीं ना कहीं, ओके। सो जहाँ से जाते थे गंगा जल फेंका जाता था कि मतलब शुद्ध हो जाए, इतने ज़्यादा वो है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो सोशली वो थे वो इतने ज़्यादा घुलते मिलते थे, कहीं ना कहीं सोशली वो ज़्यादा इतने घुलते मिलते थे, या फिर वो रीजन था, वो एक रीजन बन गया उनकी, कहीं ना कहीं मान लिया गया कि वो अनटचेबल्स हैं, ठीक है। मतलब सोशली इतने एक्टिव में थे, कहीं ना कहीं मिलते थे दूसरे लोगों से भी, तो वो बोलते थे कि अगर आप बाहर हो सो हमारे गाँव के तो उनको अंदर नहीं लिया जाता था।
डिक्लाइन ऑफ वैश्याज एंड द राइज ऑफ शूद्र। अच्छा, जैसे हमने पहले पढ़ा कि भाई साहब जो वैश्य जो शूद्र से फोर्थ क्लास है, लेकिन फिर यहाँ पर राइज कैसे हो गया शूद्र का, ठीक है। सो अब एक थ्योरी होती है कि अगर आप किसी इंसान को इतना ज़्यादा डोमिनेट करोगे, इतना ज़्यादा रहोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। सो इतने ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया, इतना ज़्यादा हो गया कि कहीं ना कहीं हो गया। अगर बात करें नाजिज्म की, तो मैंने मूवी देखी थी जिसमें, ठीक है, नाज़ी लोग कहीं ना कहीं जीव्स होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर एरिया में बंद करके काम करते हैं, बहुत ज़्यादा बुरी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा मारते हैं। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि उनका जो ग्रुप मिलकर पूरे नाज़ी फोर्स को खत्म कर देता है, ठीक है। इसके फ्रॉम द नाज़ी सोवियत वॉर, आप मूवी देख सकते हो, यूट्यूब पर पड़ी हुई है, ठीक है। सो हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से जो यहाँ के शूद्र है उनका भी राइज हो जाता है बाद में। ओके, देखते हैं। धर्मशास्त्र and similar literature suggest that a major changes in the taking place in the social structure within the framework of four varnas। हम कहीं किस तरह से जो मेजर चेंज देखने को मिल रही है धर्मशास्त्र के अनुसार बाद के टाइम पीरियड में, किस तरह से जो सोशल लेवल पे स्ट्रक्चर में चेंज देखने को मिल रही है, क्या चेंज देखने को मिल रही है। Sizable section of Shudravas with rising social and economic status after association of agriculture and section of Vaishyas, particularly those whose lower were and descending to the level of Shudras. Thus there was a change in the relative position of two lower varnas. Shudra was no longer slaves and servants, they emerged anti-nurture proper cultivator, urban decline to force the Shudra generation to take a cultivation। ओके, हमको देखने को मिलता है कि उसके बाद का जो टाइम पीरियड है कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा उनको डोमिनेट कर रहा है, लेकिन ओवरऑल यहाँ से शूद्र कहीं ना कहीं मैंने पता है कि यहाँ जो दूसरे कास्ट के लोग हैं, जो छोटे ट्राइबल्स उनको भी शूद्र समझा जाता था। तो यहाँ से शूद्र, यहाँ से शूद्र, यहाँ से शूद्र, अलग अलग जो कहीं हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको ये कास्ट में में शुद्ध मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लो लेवल, उनका जो बैकग्राउंड है वो लो लेवल है, ठीक है। तो हाई इकोनॉमिक क्लास नहीं होती है, फिर जो हिंदुइज्म आता था उनके पास इतनी इकोनॉमिकली इतना हाई लेवल होता नहीं था, फिर उनको वो कहीं कहीं शूद्र बन जाते थे। सो शूद्र सारी इतने मिल के कहीं देखो एक और एक 11 की मान्यता मानी जाती है। तो वैसे वैसे शूद्र बढ़ते गए और उनका इकोनॉमिक सिस्टम कहीं ना कहीं उनमें यूनिटी आने लगी, प्रोडक्शन बढ़ने लगा, ठीक है। कहीं ना कहीं उनका जो इकोनॉमिक लेवल है वो ऊपर जाने लगा, सोशल स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं उनका जो सोच थी वो बदलने लगी, ठीक है। सो ये भी एक राइज बन गया, उनके सोशली राइज बनने का एक फैक्टर बन गया। शूद्र थे वो ज़्यादा देर तक जो उनके जो स्लेव्स माने जाते थे, ठीक है, अनपेड स्लेव्स होते थे। अनपेड स्लेव्स मतलब ऐसा माना जाता है कि राजा के घर में काम करना ही बड़ी बात है। हम बोलते हैं कि हम राजा के घर में काम करते हैं। सो अनपेड, उनको कोई राजा की तरफ से कोई मिलता नहीं था, लेकिन वो अपने आप को इतने लेवल उस टाइम उनको इतना छोटा सा लेवल का समझता था कि भाई उनका हम उनको काम दे रहे हैं, ये उनके लिए बड़ी बात है, ठीक है। सो ये भी सिस्टम खत्म हो गया, अनपेड स्लेव्स वगैरह सिस्टम भी खत्म हो गया। अब वो ज़्यादा देर तक राजा के सिस्टम में कहीं ना कहीं लिबरल हो रहे थे, अपनी ज़मीन में खुद खेती बाड़ी करते थे। ओके, सो वैश्य और वर्नास इस तरह से आगे साथ में। ओके, ड्यूरिंग द हाई डेज ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड इन द पोस्ट मौर्यन टाइम्स, द वैश्यस गॉट आइडेंटिफाइड विद अर्बन ऑक्यूपेशन एंड टाउन्स इन अ predominantly agrarian setting of post-Gupta period. The Vaishya traders and merchants suffered economic loss and social degradation. Distinction between Vaishyas and Shudras got burned as the difference and occupation standard of the living freedom। और वैसे हमको देखने को मिलता है कि जब पोस्ट गुप्त मौर्यन टाइम के बाद में किस तरह से जो वैश्य थे उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, किस तरह से वो राइज में आए थे। लेकिन हम बात करें जब कहीं ना कहीं उनकी जो इकोनॉमिक डाउनफॉल हो गई थी, ठीक है, जो उनके जो इकोनॉमिक लेवल, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह से जो पहले भी बता दिया हुआ कि किस तरह से जो उस टाइम की जो डिक्लाइन होगी, वो जो इकोनॉमी है वो किस तरह से डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। तो इकोनॉमी में डिक्लाइन होने की वजह से कहीं ना कहीं जो इशू वैश्य सिस्टम है, वैश्य मतलब मैंने आपको पहले बताया मर्चेंट और ट्रेडर्स, ठीक है, वो किस तरह से लॉस में आए और कहीं ना कहीं वो भी इकोनॉमिकली वीक हो गए और वो कहीं ना कहीं वो बाद में वो भी शूद्रज के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये था कि उसके बाद शूद्रज और वैश्य मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं एक पावरफुल सोशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ वुमन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आई होप कि आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर बात करें आज के टाइम पे तो हम बात करते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन्स इन फ्रीडम स्ट्रगल्स। ओके, ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न डे पे बात करें या मेडिवल में आते हैं। मेडिवल की बात करें तो फर्स्ट वुमन हु बिकेम क्या कहते हैं, बात में करें मेडिकल तो सब पहले जब पूछा था कि पहली महिला जो कि मुगल मेडिवल पीरियड में सुल्तान बनी तो कौन थी, रजिया सुल्तान, ठीक है। वो सो वुमेन के हर टाइम पीरियड में हर एक अलग अलग पीरियड में अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी पोजीशन रही है वो, और हम आज के टाइम पे भी इसे वुमेन्स को आगे प्रेरित करते हैं, आगे आए हैं। सो कहीं ना कहीं वुमेन्स की पोजीशन बैकग्राउंड में एंशेंटली इतनी बैकग्राउंड में थी, इतनी कम थी कि उसको बढ़ाने के लिए आज के टाइम मॉडर्न इंडिया में भी इवन गेटेल आगे उनको मोटिवेट किया जाता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एंशेंट टाइम पे हम देखते हैं उनकी जो सिस्टम था, पोजीशन थी, वो इतनी डिक्लाइन हो गई थी, इतनी नीचे हो गई थी। ओके, the impression that one gets about women's position in society during this period is that progressive decline. The law book provide for marriage of women at an early age, pre-puberty marriage being preferred. Formal education was denied to them. Women and property came to practice together with advice of consequences of women's status. They were generally denied property rights. सो यह वही बात हो कि जो वुमेन्स है ना, उनकी जो सोसाइटी में पोजीशन है काफ़ी लो मानी जाती है, काफ़ी डिक्लाइन मानी जाती है, ठीक है। बात करें अगर हम उसके तो चाइल्ड मैरिज, ठीक है, बाल विवाह बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर माना जाता था, ठीक है। उनकी प्री पबर्टी मैरिज करवा दी जाती थी, अभी मतलब वो उस एज के लिए भी इतनी ज़्यादा एलिजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी करवा दी जाती थी। और अगर बात करें एजुकेशन सिस्टम की तो उसको बाद में आप छोड़ ही दो, ठीक है। एजुकेशन इज कल्स टू नो, ओके। सो मतलब उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं उनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन मैंने रिसेंटली एक सीरियल देखा था अहिल्या बाई, ठीक है, जो अहिल्या बाई होलकर, वो एक लड़की होती है जिसको वो लड़की मैंने देखी वो एंशिएंट सिस्टम में, लेकिन वो सबसे लड़के पड़ी थी। ओके, अगर बात करें प्रॉपर्टी राइट्स की तो प्रॉपर्टी राइट्स में भी उनको ज़्यादा इतना हिस्सा नहीं दिया जाता था। ओके, हाउएवर इन द केस ऑफ विडोज देयर वर सम इंप्रूवमेंट इन प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। सो हमको वीडियोज़ की बात करें, अगर विधवा की बात करें तो आपको कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द प्रोविजन ऑफ स्त्रीधन विच लिटरली मीन्स वेल्थ ऑफ वुमेन, स्त्रीधन
which literally means wealth of women actually did not amount too much, for it did not extend beyond rights of personal jewels, ornament, and gift. The joint reference to women and Shudras in contemporary literature, such as Brihat Samhita, apply demonstrate the plight of women. They were debated from the various sacrifice and ceremonies. The practice of sati, self-immolation by wife of on the funeral pyre of the dead husband, gained social acceptance during this period. The change of women's gotra upon marriage can be dated to the period after the 5th century CE. This constituted an important development because it marked the curtailment of their right in their parental home, symbolized the final trip and the practical system with male dominant society. ऑब्वियसली नॉर्मल यह बात हो रही है कि जो वुमेन सिस्टम थी, देखो जो वुमेन सिस्टम थी ना, वो उनका जो पोजीशन थी बड़ी ज़्यादा डिक्लाइन थी। क्यों? क्योंकि उनके जो सोसाइटी में जो कहीं ना कहीं जो उनके जो प्रोग्रेस लेवल में माना जाता था कि जो कहीं ना कहीं जो इंसान जो एक मेल है उसका जो प्रोग्रेस जो वो जो कहीं ना कहीं इनकी वजह से वुमेंस की वजह से डाउन होती थी। और लॉ, क्योंकि मैं अभी शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से या फिर समथिंग एल्स, ठीक है। ओके, सो वुमेंस की पोजीशन कहीं ना कहीं लो मानी जाती थी। ओके, प्री पवर्टी एज में उनकी शादी करवा दी जाती थी। ओके, मतलब बाल विवाह। ओके, और क्या था, उनको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए जाते थे, ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए जाते थे। और क्या कहते थे, जो उनके सती सती सिस्टम, ठीक है, मतलब सती सिस्टम में क्या होता है कि जब एक किसी लेडी का हस्बैंड मर जाएगा तो ऐसा माना जाता था कि अगर आपका पति नहीं है तो आपका संसार में रहना ही गलत बात है, मतलब आपका संसार में रहना, आपको संसार में रहने का हक नहीं है। सो उसको उसके हस्बैंड के साथ ही मतलब जिंदा जला दिया जाता था, ठीक है। सो जो सती सिस्टम था अगर हम बात करें तो वो भी इसी टाइम प्रोमिनेंट में आया था। ओके, सो ये भी रीजन था कि सती पोजीशन ऑफ वुमेन जो थी बहुत ज़्यादा कम थी। ओके, और हम बात करें तो एजुकेशन सिस्टम का, तो एजुकेशन सिस्टम भी वुमेन्स को नहीं दी गई थी। ओके, बात करें तो और कि तो पैट्रियार्किकल सोसाइटी, पैट्रियार्किकल मतलब मेल, ठीक है, जो जहाँ पर मेल डोमिनेट है, मेल को जो मेल है वही चाहेगा, और मतलब उसको वुमेन का जो ओपिनियन है वो लेना भी इतना ज़रूरी नहीं समझता, ठीक है। सो पैट्रियार्किकल, सो ये सारे फैक्टर्स थे वुमेन की पोजीशन को डिक्लाइन करने के लिए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैंने एक लाइन बहुत ही अच्छे से समझाई है, मैंने अपना बेस्ट दिया। आई होप कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीखे, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसी के साथ हमारे साथ चैप्टर खत्म हुए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।